गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं दिग्विजय सिंह आप सभी के सामने हाजिर हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्सर्जन के बारे में। लेकिन उत्सर्जन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज में एक चैप्टर शुरू किया था वर्ग 10 का, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस जिसमें हमने देखा था कि आगे कई सारे पार्ट्स में चैप्टर जो है डिवाइडेड था, जिसमें सबसे पहला भाग था पोषण का, जिसमें हमने पोषण के बारे में संपूर्ण पढ़ लिया था, जिसके 2 या 3 पार्ट में जो वीडियोज हैं वो उपलब्ध है। आपने यदि नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट से जाके जरूर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। इसमें हमने देखा था कि पाचन किस तरीके से मुख से स्टार्ट होता है एंड यहाँ से होते हुए आपकी आहार नाल, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा इसमें जो लीवर का तथा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय का जो योगदान रहता है, इन सभी का कार्य जो हमने देखा था, किस तरीके से पाचन जो है हमारे शरीर में संपन्न होता है। इसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि श्वसन जो है किस प्रकार से फेफड़े के द्वारा किया जाता है, इसमें नाक की क्या भूमिका रहती है, क्या हम श्वसन जो है नाक से ही करते हैं या फेफड़े से करते हैं, इसमें डायफ्राम का क्या योगदान रहता है, कुपिका का क्या योगदान रहता है, ट्रेकिया क्या होता है, ये उपास्थि क्यों बनी होती है। बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में जाना था। यदि आपने इसका भी वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन का जो पार्ट है, वीडियो है, उसे आप जरूर देखें, अथवा मैं इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जरूर देखें। इसका जो थर्ड पार्ट रहा था, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा था हमारा जो है मानव हृदय का। इसके बारे में भी हम विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। इसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तथा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको भी ऐड कर दूंगा। अब इन सभी क्रियाओं के बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला उत्सर्जन, यानी जो उत्सर्जन है दोस्तों, ये जैव प्रक्रम का जो है चौथा चैप्टर है, उत्सर्जन। और आज जो है आज हम पढ़ेंगे कि जो छोटे जीव होते हैं उसमें उत्सर्जन कैसे होता है, तथा जो छोटे जीव यानी कि जो एक कोशिकीय जीव है, जो बहुकोशिकीय हैं, इनमें हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। एक और इसका हम वीडियो बना लेंगे, यदि कुछ टॉपिक इसमें रह जाएगा उसको कवर करेंगे, अथवा जो है पौधों में जो है उत्सर्जन, उससे संबंधित जो है हम एक अलग वीडियो बनाएंगे एक अलग पार्ट में। दोस्तों, शुरू करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? उत्सर्जन क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, यानी जो भी अनावश्यक पदार्थ है, उनका हमारे शरीर से बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको क्या करना है, हमारे शरीर से बाहर निकालना है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये उत्सर्जित पदार्थ आया कहां से, अनावश्यक पदार्थ जो है वो आया कहां से? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये मानव जो शरीर है या फिर जो भी आप बहुकोश के जीव है, इनको देखते हैं, या एक कोश के भी, ये सभी बने हैं कोशिका से। और कोशिकाओं में जो है हमेशा जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो चलता रहता है, हमेशा उसमें क्रियाएं होती रहती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। अब जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो वहां पे क्या है, उत्सर्जित पदार्थ निकलता ही निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। उसी अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना होता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग जो क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ, इसको हम क्या कहते हैं? जो पदार्थ बाहर निकलता है उसको हम उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि उत्सर्जन का तो खैर हमने पढ़ लिया, अभी उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जित अंग क्या होता है। ठीक है। उत्सर्जन हमने देख लिया कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उस पदार्थ को हम अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उत्सर्जित अंग क्या होता है? जिस भी अंग के द्वारा ये उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है, यानी कि जो उत्सर्जन की प्रक्रिया जिस अंग से भी होती है उसे हम उत्सर्जित अंग कहते हैं।
हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जय अंग हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जय अंग हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि त्वचा देखते हैं, त्वचा से क्या है, हमारे पसीना बाहर निकलता है, पसीना भी एक उत्सर्जी अंग है। यदि हम बात करते हैं, जैसे हम श्वसन करते हैं, सबसे अधिक हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में कैसे निकलता है बाहर, किस अंग से निकलता है, राइट राइट राइट, फेफड़े से, है ना। श्वसन जो हम करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं फेफड़े से, श्वसन बाहर यानी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा वातावरण में छोड़ते हैं। वातावरण को दोबारा जब हम दोबारा छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और दोबारा से वही आपका फेफड़ा रहता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपके बाकी जो अंग है, जैसे कि इसमें नोस्ट्रिल्स यानी कि जो नाक के छिद्र है, ये सारे, ये जो आपकी ट्रैकिया है, ये सारे भी इन्वॉल्व रहती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो आप देखते हैं आंखों से जो कीचड़ निकलता है, ये भी आपका अवशिष्ट पदार्थ है। आप जो पाचन के दौरान आपने जो पढ़ा था कि जो मल मूत्र हम त्याग करते हैं बड़ी आंत से, वो भी अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। या फिर जो भी अभी हमने चर्चा किया, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है हमारी कोशिकाओं के अंदर, तो उसके दौरान क्या होता है, बहुत सारे नाइट्रोजनस जो है पदार्थ बनते हैं, ठीक है, जिसका हमारे शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। तो ये सभी आ जाते हैं हमारे अवशिष्ट पदार्थ में। अब दोस्तों, जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, ये जो एक कोशिकीय जीव है, एक तो आगे, दूसरा है हमारे बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव में तो बहुत सारे अंग हैं, हमारे शरीर में भी अंग है, अंग तंत्र है इसके लिए हमारे पास, जो स्पेशली क्या है, उत्सर्जन के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है, उनमें क्या होता है, इस उनका जो शरीर की संरचना है सिर्फ एक ही कोशिका से हुई है, सिर्फ एकमात्र कोशिका से होने के कारण उनके पास कोई अलग से अंग नहीं होता है जो उत्सर्जन की क्रिया करे। अतः ये क्या करते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है, डिफ्यूजन की जो क्रिया होती है, इससे क्या है, उत्सर्जन करते हैं। ये जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें क्या है, अंग तंत्र होता है, अलग से इसके लिए अंग बने होते हैं जो उत्सर्जन की क्रिया कराते हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम बात करते हैं यदि मानव में, तो आप सभी ने इसके बारे में देखा होगा अथवा सुना जरूर होगा, जो किडनी होती है हमारी, है ना। यदि आप देखते हैं यहाँ चित्र में, तो हमारे शरीर में क्या है, किडनी कितनी होती है, किडनी की संख्या 2 किडनी होती है। कितनी संख्या होती है, 2 किडनी होती है। किडनी जुड़ी होती है अब आपकी रीनल आर्टरी से और रीनल वेन से, ठीक है, रीनल आर्टरी तथा रीनल वेन से जुड़ी होती है। इस किडनी के नीचे से ही आप देखेंगे एक नलिका यहाँ पे निकल के नीचे आई हुई है, आप सभी यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर, ठीक है। क्या कहते हैं, यूरेटर। यूरेटर क्या करते हैं, देखिए, हम किडनी का जो फंक्शन रहता है इसको अभी हम विस्तार में पढ़ लेंगे, पहले ओवरऑल हम इसकी संरचना के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जो ब्लड से छाना हुआ जो उत्सर्जित पदार्थ है, वो क्या होता है, ये जो यूरेटर नाम की आपको नलिका दिखाई दे रही है, इससे होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, यानी कि यूरेथ्रा में पहुंच जाता है। यूरेथ्रा यानी कि आपका हो गया जो वो भाग होता है जहां पे जो है मल एकत्रित होता है आपका, जहां पे यूरिन एकत्रित होता है, ठीक है। ये आपकी जो किडनी है, सभी को मालूम है एब्डोमेन कैविटी, यानी कि आपके जो ये वाला जो भाग है यहाँ पे पाया जाता है पीछे की तरफ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पीछे की तरफ पाया जाता है। इसकी संख्या हमारे शरीर में 2 होती है, ठीक है। इसका जो आकार है सेम के आकार के जैसा होता है, सेम का जो बीज होता है उसके जैसा इसका जो है आकार होता है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला भाग है, इस पे ग्रंथि भी पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि, जिसे हम अगले चैप्टर में बड़े विस्तार में पढ़ने वाले हैं, जो अगला चैप्टर हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथि का, उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड का क्या कार्य रहता है, किस तरीके से अपने ये हार्मोन्स का स्त्राव करती है तथा उनका क्या फंक्शन रहता है आगे फर्दर, ठीक है। और ये ध्यान देने वाली चीज है। इसके अलावा जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो एक किडनी का बाहरी भाग है, ठीक है, इसको ये जो सी के आकार बन रहा है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, तथा जो भीतरी भाग है यानी आंतरिक भाग है उसको मेडुला कहा जाता है, ठीक है।
और ठीक है, अब देखिए जब, अच्छा उत्सर्जन यानी जो किडनी है, किडनी करता क्या है, किडनी हमारे रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता है, क्योंकि आपको मालूम होगा शुद्ध रक्त हम उसको बोलते हैं, यानी कि वो रक्त जिसमें क्या है आपका ऑक्सीजन घुला हुआ है। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुला होता है उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, तथा ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो किडनी है ऐसा कोई कार्य नहीं करता है। किडनी क्या करता है, आपके रक्त के अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, कुछ भी ऐसा पदार्थ है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, उसको छान के अलग निकाल देता है। ठीक है, अब इसके लिए देखिएगा यहाँ पे हमारे पास हमारे शरीर में किडनी की संख्या 2 है, 2 किडनी पाई जाती है जो क्या करता है, रक्त को छानती है। ठीक है, यहाँ पे रीनल आर्टरी नाम की आपको नलिका दिखाई दे रही है, रीनल आर्टरी, जो क्या करती है, आपकी किडनी में प्रवेश करती है। यानी कि यही वो नलिका है जिसके थ्रू क्या होता है, आपकी किडनी में जहां ब्लड पहुंचता है। किडनी में जब ब्लड पहुंचता है तो किडनी के अंदर क्या होता है बाबू, बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म आप कह सकते हैं अंग पाया जाता है हमारे जो किडनी में। लगभग 10 मिलियन, ठीक है, लगभग 10 मिलियन जो है आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, उत्सर्जन का मतलब इकाई है, किडनी की इकाई है, यही वो अंग है, यही वो भाग है जो क्या करता है, रक्त को छानने का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें आप देखते हैं तो ये आपको भाग दिखाई देगा यहाँ पे ग्लोमेरुलस, इसके जस्ट ऊपर आपको दिखाई देगा यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल। इसमें जो एक नलिका अंदर की तरफ आ रही है इसको हम बोलते हैं एफेरेंट, एंड जो ये बाहर की तरफ निकल रही है इसको हम बोलते हैं इफेरेंट। जो एफेरेंट है इसकी चौड़ाई जो है इफेरेंट से अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर अधिक बनता है ग्लोमेरुलस पे, और जो फिल्ट्रेशन है यानी जो छानने की प्रक्रिया है काफी तेजी से होता है। होता क्या दोस्तों, जब इस नलिका से रक्त जो है यहाँ पे ग्लोमेरुलस यानी वुमेन्स कैप्सूल पे आता है, यहाँ पे जब ब्लड पहुंचता है यहाँ पे क्या होता है, छानने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है इसको क्या करता है, छान देता है। इस फर्स्ट स्टेप को कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यानी ग्लोमेरुलस के पास जो छानने की प्रक्रिया होती है, छानने की जो क्रिया होती है, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यहाँ पे होता है कि एफरेंट जो है इसकी जो है अधिक चौड़ाई जो होती है अधिक होती है, सॉरी, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे काफी तेजी से ब्लड पहुंचता है, और दूसरी नलिका पतली होने के कारण यहाँ से निकलता है स्लोली स्लोली जो है ब्लड बाहर निकलता है। अब देखिएगा इसमें ना जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो छानने की प्रक्रिया होती है इसके दौरान क्या होता है, ये जो हमारे शरीर को आवश्यक पदार्थ है उसको भी छान के शरीर से बाहर निकाल देता है। आई मीन कि यहाँ से छान के इसको अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर छोड़ देता है कि भाई इसको निकाल दो, इसके शरीर को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहचान नहीं कर पाता है क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम क्या होता है, ये ग्लूकोज को बाहर निकाल देता है यहाँ पे। अब ग्लूकोज यदि हमारे शरीर से बाहर निकल जाए तो फिर ऊर्जा खत्म है ना। तो इसका क्या होता है, दोबारा से अवशोषण करना होता है, दोबारा से उसको अवशोषित करके हमारे ब्लड के अंदर भेजना होता है। ये अवशोषित करने के लिए क्या है, हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए, देखेंगे यदि आप तो यहाँ पे नलिका लगी हुई है जिसको हम कहते हैं इस प्रक्रिया को कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि चयनित पुनर्वरण शोषण। अब इसके दौरान क्या होता है, जो भी इसको लगता है कि ये जो है पदार्थ मेरे लिए उपयोगी है, इसमें क्या होता है ना, विटामिन को, हार्मोन्स को, ग्लूकोज को, इन सभी को छान के बाहर निकालने लग जाता है। ठीक है, अब इन सब की तो हमारे शरीर को जरूरत है, तो ये क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के दौरान क्या होता है, ये दोबारा हमारे शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है इस नलिका के द्वारा, और दोबारा इसको कहें ब्लड में भेज दिया जाता है। तथा जो अवशिष्ट पदार्थ है ये आगे चल के देखेंगे यहाँ पे संग्राहक नलिका होती है, वहां पे एकत्रित करा दिया जाता है।
इसके बीच में दो चीजें और रह गई हैं। इस नीचे वाले भाग को जो है लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये पीले वाला जो भाग है नीचे वाला, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये जो नीचे की तरफ लूप आ रहा है, इसको देखिए क्या बोलेंगे हम, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है डिसेंडिंग है, यानी कि अवरोही, अवरोही लूप कहा जाता है। और ये वाला जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लूप, ठीक है। और अंत में क्या है, यहाँ पे संग्राहक नलिका, जहां पे क्या है, ये नेफ्रॉन से जो भी अवशिष्ट पदार्थ छन के निकला है, यानी जो भी उत्सर्जित पदार्थ निकला है, वो क्या होता है आपके यहाँ पे संग्राहक नलिका में जो है एकत्रित हो जाता है, संग्राहक नलिका में एकत्रित हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब संग्राहक नलिका में आपका जो अवशिष्ट पदार्थ है एकत्रित हो जाता है, उसके पश्चात क्या होता है, ये इस नलिका से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यूरेटर नाम की जो नलिका आपको दिखाई दे रही है, निमल द्वार जो ये दिखाई दे रहा है आपको, यूरेटर नाम की नलिका जो है, इसको हम मूत्राशय भी कहते हैं, ठीक है। ये यूरेटर जो नलिका है, इस नलिका से होते हुए कहां पे पहुंचता है, यहाँ पे आपके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में जाके जो है ब्लड जो है एकत्रित, सॉरी, जो उत्सर्जित पदार्थ है वो जाके वहां पे एकत्रित रहता है। हमारे शरीर में क्या है, जो नाइट्रोजन बनता है, यानी जो अमोनिया बनता है NH3, बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। और जब पेशाब का निर्माण होता है, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, इस दौरान क्या है, ये अमोनिया जो है यूरिया में बदला होता है, यूरिया या फिर यूरिक एसिड में कह सकते हैं, यूरिक एसिड में बदला हुआ होता है, ठीक है। और कुछ समय बाद क्या होता है, दोबारा ये अमोनिया में बदल जाता है, ठीक है, दोबारा से अमोनिया में बदल जाता है। यदि हम लोग ज्यादा देर तक यूरिन अपना रोक के रखते हैं पेशाब करने के लिए, अगर यदि नहीं जाते हैं, दोबारा से क्या होता है, अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया बहुत ही अधिक जहरीला होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें से गंध आती है, स्मेल बहुत अधिक आती है, ठीक है। यूरिक एसिड में जो है कुछ ही अल्प मात्रा, अल्प समय के लिए ही जो है यूरिक एसिड में जो हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है बदल पाता है, ठीक है, जो कि ये भी हानिकारक है लेकिन कम हानिकारक है यदि तुलना करें हम इसका अमोनिया से, ठीक है। और जब हम इसका त्याग कर देते हैं, यूरिन का जब हम त्याग कर देते हैं अपने शरीर से, कुछ समय बाद दोबारा से वो क्या है, अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम काफी देर तक नहीं जाते हैं तो क्या होता है, फिर भी ये क्या होता है, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से नेफ्रॉन कार्य कर रहा है, किस तरह से हमारी जो है किडनी कार्य करती है। लेकिन क्या होता है, कुछ कंडीशन जैसे कि डायबिटिक यानी जो मधुमेह की जो बीमारी होती है, शुगर जिसे आप कहते हैं, या फिर अन्य कोई कंडीशन आता है जिसके दौरान क्या होता है, आपका किडनी कार्य करना बंद कर देती है, रक्त को छानना जो क्या है बंद कर देती है। अब इसके फलस्वरूप क्या होगा, आपके रक्त के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ ऐसे ही रह जाएंगे, जो वेस्ट मटेरियल है, जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, शरीर के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। जिससे क्या अनेक प्रकार की बीमारियों को क्या है वो हमारे शरीर को ग्रसित करने लग जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, जब हमारा जो है किडनी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रहता है, तो इसको कृत्रिम तरीका से हमारे रक्त को जो है छाना जाता है, जिसे आप डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस एक जो है कृत्रिम तरीका है जिसमें मशीन की सहायता से हम क्या करते हैं, रक्त को छानते हैं, ठीक है। और हमारा देखिए इसमें क्या होता है, आपकी जो धमनी है, आपकी धमनी से जो क्या है रक्त को निकाला जाता है, ठीक है, धमनी से क्या किया गया है, रक्त को निकाल लिया गया है। एंड आफ्टर डेट क्या होता है, उसको जो मशीन होती है आपकी डायलिसिस की, वहां पे इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। वहीं पे क्या किया जाता है, इसी के दौरान इसमें से जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, जो नलिका होती है इसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट एक लिक्विड डाला जाता है जो क्या करता है, कोगुलेशन होने से रोकता है, यानी कि रक्त को जमने से रोकता है। यदि ये नहीं डाला जाएगा तो क्या होगा, जिस भी नलिका से जो है ब्लड को हम भेज रहे हैं मशीन में, ताकि क्या है वहां पे फिल्टर करके भेज सके, उसकी नलिका में ही जम जाएगा, ठीक है।
इस स्थिति में क्या होता है, अगर ऐसा हुआ, अगर हम कोई एंटीकोगुलेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो थक्का वहां जम जाएगा, ब्लड पहुंच नहीं पाएगा शरीर में दोबारा, इस स्थिति में मौत भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक पंप होता है, पंप की सहायता से दोबारा प्रेशर के साथ आपके शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। जिस नलिका से ब्लड को निकाला जाता है उसका नाम है धमनी, तथा जिस नलिका में छानने के बाद दोबारा भेजा जाता है उसका नाम होता है सिरा। ठीक है, डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक कृत्रिम तरीका है जब आपकी किडनी जो है कार्य करने में सक्षम नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से रक्त को छान पाने में असमर्थ होती है। इसके दौरान क्या करते हैं हम लोग, डायलिसिस की मदद से, यानी कि जो है कृत्रिम तरीका से, मशीनरी तरीका से रक्त को छानने के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया करवाते हैं। ठीक है, और डायलिसिस के दौरान क्या है, आपके ब्लड के अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा उत्सर्जन के बारे में, एंड जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें हम पौधों में उत्सर्जन के बारे में देखेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है उसे जाके जरूर देखिए, हमारी प्लेलिस्ट है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसे जरूर देखें। और यदि आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कुछ सुझाव है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, एंड तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।